आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th सोशल साइंस चैप्टर 1 जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, इस चैप्टर से पिछले 2011 से लेकर 2023 तक कितने क्वेश्चन आ चुके हैं। लघु उत्तरीय यानी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन तीन तरीके से आएंगे, चाहे शॉर्ट चाहे लॉन्ग यानी लघु या दीर्घ या वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हम सब देखेंगे कि इस चैप्टर से 2011 से लेकर 2023 तक कितने क्वेश्चन आ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि इटली तथा यानी और इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। एकीकरण का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम जान लेते हैं। एकीकरण का मतलब होता है एकजुट करना। जो पहले इटली जो देश था वो लगभग 300 पार्ट में डिवाइडेड था, 300 पार्ट में बटा हुआ था। तो इन 300 पार्ट को एकजुट करने का नाम क्या पड़ता है, एकीकरण। यानी अलग अलग पार्ट, जैसे अभी इंडिया है तो इंडिया क्या मांग करता है, इंडिया क्या कहता है कि अखंड भारत बनाना है। यानी जो इसका पार्ट था पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इसे एकजुट करना। अगर ये एकजुट हो गया तो ये क्या कहलाएगा, एकीकरण कहलाएगा। तो एकीकरण का मतलब क्या होता है, सबको इकट्ठा करना। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी, क्या रोल था उसका ऑस्ट्रिया का। तो आंसर आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बहुत बड़ा रुकावट था। 1830 ईस्वी के क्रांति के बाद इटली में आंदोलन होना प्रारंभ हो गया था, शुरू हो गया था। कब शुरू हुआ था, 1830 ईस्वी के क्रांति के बाद। लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर का वहाँ पर मतलब प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख, कौन थे चांसलर ऑस्ट्रिया के, मेटरनिख द्वारा आंदोलन को दबा दिया गया, जिससे इटली का एकीकरण धीमी पड़ गई। तो इसकी वजह से जो मेटरनिख था, इसकी वजह से जो इटली का ये था एकीकरण, वो क्या हो गया, धीमी रफ्तार पे गई। इसी प्रकार जर्मनी में भी मेटरनिख द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को दबाया गया। तो ये प्रभाव, तीन प्रभाव पड़े इटली और जर्मनी के एकीकरण में। अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस की दो उपलब्धियां बताएं। तो वियना सम्मेलन की मुख्य उपलब्धियां थी, इस तरीके से दो बताना है। आप दो, मैंने 5 लिख दिया है, अगर लॉन्ग आए तो आप ये पूरा लिख दें, और अगर शॉर्ट आए तो आप दो जवाब दें, यानी यहाँ तक लिखें तो आपका चल जाएगा। तो सवाल है कि वियना कांग्रेस की दो उपलब्धियां बताइए। तो उत्तर, वियना सम्मेलन की मुख्य दो उपलब्धियां थी, नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनर्स्थापना का प्रयास किया गया। पहला उपलब्धि ये था। फ्रांस और स्पेन में बूर्बो राजवंश को फिर स्थापित किया गया। तीसरा प्रभाव था, फ्रांस में लुई 18वां को राजगद्दी सौंपी गई। चौथा प्रभाव था, इटली में ऑस्ट्रियाई परिवार को सत्ता सौंपी गई। पांचवा, नेपोलियन द्वारा स्थापित 29 राज्यों को जर्मन महासंघ को भंग नहीं किया गया। और सारांश इस तरीके से लिख सकते हैं, इस प्रकार वियना व्यवस्था द्वारा यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन कर पुरानी सत्ता को बहाल किया गया। अगला क्वेश्चन है कि मेजनी कौन था। 2019 में आया ये क्वेश्चन। मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। ये वस्तुनिष्ठ में भी आ सकता है कि इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा किसे कहा जाता है, तो मेजनी को कहा जाता है। वह सेनापति होने के साथ साथ जनतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा यानी और साहित्यकार भी था। उसने गणतंत्रवादी उद्देश्यों के प्रचार के लिए 1831 में यंग इटली की स्थापना की। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि यंग इटली की स्थापना की किसने की, तो वो मेजनी ही था। यंग इटली की स्थापना मेजनी ने की थी। कब की थी, 1831 में। मेजनी का उद्देश्य ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त करना था। उद्देश्य क्या था इसका, ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त करवाना था तथा संपूर्ण इटली का एकीकरण करना था। यानी अभी हम लोगों ने ऊपर देख लिया था कि एकीकरण का क्या मतलब होता है। तो यानी पूरे इटली का एकीकरण इसका क्या था, मकसद था, इसका उद्देश्य था मेजनी का। अगला क्वेश्चन है कि जो कि 2012, 14 और 16 में आ चुका है। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क की कौन कौन सी नीति अपनाई, बिस्मार्क ने कौन कौन सी नीति अपनाई। उत्तर है इसका, विलियम प्रथम ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य से बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया था। तो किसने बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया था, तो विलियम ने। किस उद्देश्य से, जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य से। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क अनेकों युद्ध किए। उन्होंने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई, तो
बिस्मार्क ने अपनाई की नीति अपनाई एवं आर्थिक सुधारों द्वारा पर्शिया की स्थिति को सुधारा। सैनिक शक्ति को मजबूत कर डेनमार्क, ऑस्ट्रिया एवं फ्रांस के साथ युद्ध किया एवं जर्मनी के एकीकरण में अपना महान योगदान दिया। अगला क्वेश्चन है, गैरीबाल्टी के कार्यों की चर्चा करें। इटली के एकीकरण में गैरीबाल्टी का महत्वपूर्ण योगदान था। ये पेशे से नाविक था। ये भी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि गैरीबाल्टी पेशे से क्या था, तो नाविक था। पेशे से नाविक था। उन्होंने जवानों की एक मजबूत सेना लाल कुर्ती बनाया था। तो इन्होंने एक सेना बनाई थी जिसका नाम क्या था, लाल कुर्ती। किसकी सेना थी, जवानों की सेना। ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है। इन सैनिकों को लेकर उसने क्या किया, यानी इन सैनिकों को लेकर इन्होंने सिसिली तथा नेपल्स को जीतकर वहाँ घनराज्य की स्थापना की। घन राज्य मतलब वहाँ पर जहाँ लोगों का शासन हो, डेमोक्रेसी कहते हैं जिसे, गणराज्य की स्थापना किया। बाद में इन्होंने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को दान कर साधारण किसान की भांति यानी तरह अपना जीवन गुजारने लगे। अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। मेजनी का, तो इटली के एकीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान था। मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर, जो कि अभी हम लोगों ने देखा था, पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। मेजनी का उद्देश्य ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त करवाना तथा इटली के एकीकरण करना था। राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर इन्होंने गुप्त क्रांतिकारी संगठन कार्बोनरी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। तो क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि कार्बोनरी संगठन की सदस्यता किसने ग्रहण की थी, तो मेजनी ने। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए इन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप की भी स्थापना की थी। तो क्वेश्चन आता है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी ऑब्जेक्टिव में, या यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, तो वो मेजनी था। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, यानी जर्मनी के एकीकरण करने में क्या क्या बाधाएं आई थी। तो यहाँ पर जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित बाधाएं थी। तो 3 बाधाएं हैं यहाँ पर। जर्मनी का लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में खंडित होना, यानी ये क्या था, 300 राज्यों में बटा हुआ था। जर्मनी में धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक विषमताएं थी, यानी भिन्नताएं थी। लोगों में राष्ट्रवादी की भावना का अभाव था, यानी कम था। राष्ट्रवादी का जो भावना था जर्मनी के लोगों में वो कम था।